आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो देखते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर किसे कहते हैं और ये क्या होता है। तापमान के लिए जो भी हमारे पास अलग अलग स्केल्स हैं जिनसे हम तापमान नापते हैं, वह सब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन टेम्परेचर के साथ इस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसकी वजह से जब हम अलग अलग स्केल से तापमान नापते हैं तो वह एक समान नहीं आ पाता है। इस कारण से एक ऐसे टेम्परेचर स्केल की खोज होती रही जो कि मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे, और ये खोज ख़त्म हुई जब केल्विन ने एक ऐसा टेम्परेचर स्केल सजेस्ट किया जो कि कार्नोट इंजन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था। और यही वह स्केल है जो बाद में थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के नाम से जाना गया। तो हम देखते हैं कि यह थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर किस तरह से बना। तो उसके लिए हम एक कार्नोट इंजन कंसीडर करते हैं जो कि दो टेम्परेचर्स के बीच में कार्य कर रहा है। तो इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं ईटा बराबर है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ये जो स्केल है इसको केल्विन स्केल भी कहा गया, क्योंकि विलियम थॉमसन लॉर्ड केल्विन ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था अपने रिसर्च पेपर में सन 1848 में। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसे केल्विन स्केल भी कहा जाता है। अब हम एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस एफिशिएंसी की दर्शाए, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें जो एफिशिएंसी की तापमान के ऊपर निर्भरता है, सोर्स के तापमान पर और सिंक के तापमान पर, इस निर्भरता को जो दर्शाए एक ऐसा फंक्शन हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फंक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी ईटा बराबर है फंक्शन फाई जो कि डिपेंड करता है T1, T2 के ऊपर। T1 सोर्स का टेम्परेचर है और T2 सिंक का टेम्परेचर है। अगर हम एक और रिवर्सिबल इंजन कंसीडर करें जो कि सोर्स टेम्परेचर T2 और सिंक टेम्परेचर T3 के बीच में कार्य कर रहा है, तो उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस किसी फंक्शन के रूप में हम दर्शा सकते हैं इक्वेशन 2 के रूप में। ईटा बराबर फाई फंक्शन ऑफ T2, T3।
अगर कार्नोट इंजन में जो वर्किंग टेम्परेचर्स हैं वह T1 और T3 हों, तो उस कार्नोट इंजन के लिए एफिशिएंसी को हम इक्वेशन 3 के रूप में लिख सकते हैं। ईटा बराबर है फंक्शन फाई विच डिपेंड्स ऑन T1, T3। किसी रिवर्सिबल कार्नोट इंजन में इस फंक्शन की वैल्यू होगी फाई फंक्शन ऑफ T1 T2 बराबर है T1 डिवाइडेड बाई T2। इसी तरह से फाई फंक्शन ऑफ T2 T3 बराबर होगा T2 डिवाइडेड बाई T3 के, एवं फाई फंक्शन ऑफ T1 T3 बराबर होगा T1 ओवर T3 के। अगर हम T1 और T3 तापमानों की रेशो अगर निकालना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं T1 ओवर T3 बराबर है T1 ओवर T2 मल्टीप्लाइड बाई T2 ओवर T3 इक्वेशन 7 के रूप में। अगर अब इक्वेशन 4, 5 और 6 को हम इक्वेशन 7 में इस्तेमाल कर लें तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह होगा फाई फंक्शन ऑफ T1 T3 बराबर है फाई फंक्शन ऑफ T1 T2 मल्टीप्लाइड बाई फाई फंक्शन ऑफ T2 T3। तो इक्वेशन 4, 5 और 6 को साथ में रखने से हमें इक्वेशन 8 प्राप्त होती है। यह जो रिलेशन है फाई फंक्शन ऑफ T1 T3 यह तभी सही होगा अगर इसकी जो फॉर्म है वो होती है साई फंक्शन ऑफ T1 डिवाइडेड बाई साई फंक्शन ऑफ T3 के रूप में, तभी यह सही होगा। तो अब हम इक्वेशन 8 को इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम फाई T1 T3 की जगह ये जो नया फंक्शन लिख रहे हैं हम रेशो के बराबर जो हम बता रहे हैं उस फॉर्म में साई फंक्शन ऑफ T1 डिवाइडेड बाई साई फंक्शन ऑफ T3 यह बराबर होगा साई फंक्शन ऑफ T1 डिवाइडेड बाई साई फंक्शन ऑफ T2 एंड मल्टीप्लाइड बाई साई फंक्शन ऑफ T2 एंड डिवाइडेड बाई साई फंक्शन ऑफ T3। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यह जो हमारा फंक्शन है पहले वाला फाई जो कि T1 T2 का फंक्शन होता है वह बराबर होता है T1 बटे में T2 के, और वह बराबर होगा दूसरा फंक्शन साई T1 डिवाइडेड बाई साई T2 के। क्योंकि हमें पता है कि T1 सोर्स का टेम्परेचर है और T2 सिंक का टेम्परेचर है, इसलिए सोर्स टेम्परेचर हमेशा सिंक के टेम्परेचर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी जो T1 की वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन T2। सोर्स टेम्परेचर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंक टेम्परेचर। तो यह अगर ट्रू है तो इक्वेशन 9 से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि साई विच इज फंक्शन ऑफ T1 विल बी ग्रेटर देन साई फंक्शन ऑफ T2। तो इक्वेशन 10 से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ये नया फंक्शन है साई वह
एक लीनियर फंक्शन है तापमान का। तो इस नए फंक्शन को हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तापमान मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम एक नया तापमान यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें और जिसको कि हम टॉ से लिख रहे हैं, और ये टॉ इस तरह से है कि साई विच इज फंक्शन ऑफ T1 इज इक्वल टू τ1 एंड साई विच इज फंक्शन ऑफ T2 इज इक्वल टू τ2। तो इक्वेशन 11 हमें ये नए तापमान के रूप में मिल रही है, τ1 एंड T2 के रूप में। तो इक्वेशन 9 और 11 इन दोनों इक्वेशंस से हम लिख सकते हैं T1 ओवर T2 बराबर है τ1 ओवर τ2 के। यानी जो नया तापमान है τ1 वो सोर्स के तापमान T1 के बराबर है, और जो नया तापमान τ2 है वह सिंक के टेम्परेचर के बराबर है। यानी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स की जो रेशो है वो बराबर आ रही है τ1 ओवर τ2 के। तो यहाँ हमें एक नया टेम्परेचर स्केल मिल गया है जिसे कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल कहा जाता है, जहाँ पर जो तापमान है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर की खासियत ये है कि यह मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।